नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम सर। सर, ये ट्रंप को क्या हो गया है? पिछले 24 घंटे में पहले ट्रंप ने एक तरह से ब्रिक्स देशों को धमकी दी और अब नेटो की तरफ से भी धमकी दिलवाई जा रही है कि अगर ब्राजील, भारत और चाइना रूस के साथ व्यापार करते रहेंगे तो उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये चल क्या रहा है? देखिए, अमेरिका में एक सेनेटर है लिंडसे ग्राहम। उन्होंने प्रपोज किया है कि इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। अब पर्सपेक्टिव की बात यह है कि रशिया का जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन उसका 47% चाइना लेता है, 38% प्रोडक्शन इंडिया देता है। एक दिन में दोनों मिला के 4 मिलियन बैरल्स पर डे वो क्रूड लेते जा रहे हैं। इंडिया का तो ऐसा है कि 43% जो क्रूड है अभी रशिया से वो इम्पोर्ट कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चिड़े हुए हैं। और कल अमेरिका के राष्ट्रपति तो ये था, यहाँ तक बोल दिया है कि पुतिन बहुत अच्छी बात करते हैं दिन में, पर रात में बॉम्ब फोड़ते हैं। अब ये देख लीजिए, आज जिस हिसाब से स्टेटमेंट आया नेटो चीफ का, रूटे का, जो एक्स एक्स नेदरलैंड प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक तरह से धमकी दी है कि अगर अगले 50 दिन में रूस नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आता है तो हम सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे इंडिया, ब्राजील और चाइना के ऊपर। यहां तक बोल दिया। सर, ये भी तो धमकी दी है ना कि भारत, चाइना, ब्राजील मनाए पुतिन को कि वो नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पर आए, यूक्रेन और रूस के बीच में शांति वार्ता हो। आपको लगता है कि ये सब कुछ ट्रंप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस का वॉर रुकवाना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और शायद इसको रुकवा कर क्रेडिट लेकर वो फिर से कहेंगे कि मुझको अब नोबेल पीस प्राइज दो। लग तो रहा है कि पूरा खेल इसी दिशा में हो रहा है। देखिए, ट्रम्प तो ट्रम्प है। ट्रम्प के अंदर एक ही चीज है कि भले ही उन्होंने कुछ करवाया नहीं हो, पर उसका क्रेडिट उनको मिल जाए। और आपको मालूम है, इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं आ जाता हूँ पावर पे 24 आवर्स में, मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा। और आज आपने देखा है कि 6 महीने से ऊपर, 6 महीने तकरीबन हो गए उनको आके। सेकेंड, उन्होंने बाइडेन को भी बहुत हद तक क्रिटिसाइज भी किया था कि बाइडेन को आता नहीं है ये सिचुएशन कैसे संभालना। अब ऐसा है कि सिचुएशन उनसे, उनके हाथ से भी निकलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं नेटो चीफ से, ताकि रशिया नेगोशिएशन टेबल पे आए। और जैसे आपने बोला है कि कि रशिया के जो मित्र देश है, इंडिया, चाइना और ब्राजील को भी बोला है कि आप फोन उठाइए और अपना जो मैन है मॉस्को में, उसको फोन करके बोलिए कि नेगोशिएशन टेबल पे आए। ये उन्होंने बोल दिया। तो एक इट इज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो गए नोबेल पीस प्राइज से। पर सर, एक तरफ ये समझाइए कि ब्रिक्स कंट्रीज को लेकर भी बहुत बौखलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई नया देश ब्रिक्स में शामिल होगा तो उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैरिफ की धमकियां दे देकर वो हासिल क्या करेंगे? उनको कुछ मिलेगा क्या? देखिए, एक चीज आप नोट करिए कि ट्रम्प के साथ बहुत सारे देशों का नेगोशिएशन चल रहा है। उनको एक तरह से ट्रेड नेगोशिएशन उनका एवरी अदर प्लेनेट ऑन द नेशन के साथ चल रहा है। और उन्होंने हाल ही में कुछ 14 से 15 नेशंस के ऊपर टैरिफ लगाया है, उनको चिट्ठी भेजी है। और ऐसा ट्वेंटी फाइव मजाक परसेंट उड़ाया। हाँ, 25 नहीं, 40% भी लगाया म्यांमार के। म्यांमार की मिलिट्री ने तो इसको थैंक यू कर बोल के बोला कि ट्रम्प की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। देखिए, ये एक तरह से मेरा ये मानना है कि एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स भी हो सकती है ट्रेड में अपर हैंड गेन करने के लिए। आपको ये बता दूं, कल ही इंडोनेशिया के साथ ट्रम्प ने टैरिफ डील कर चुके हैं। उसके अंदर इंडोनेशिया से कमिटमेंट लिया है कि आप हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप हमसे तेल लोगे। बोइंग के जेट्स का ऑर्डर दिया है, 50 बोइंग जेट्स का ऑर्डर दिया है इंडोनेशिया ने। जबकि यूएस गुड्स इम्पोर्टेड विल बी एक्सपोर्टेड टू इंडोनेशिया, वहां पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अगर इंडोनेशिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है तो वो 19% भरेगा। आप ये सोचिए। तो जिस ये सब एक तरह से मेरा ये मानना है नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी हो सकता है ट्रेड डील के अंदर, अपने आप को एक तरह से भारत को फोर्स करने के लिए।
अभी उन्होंने जुलाई 9 की सीमा दी थी, जुलाई 9 से उन्होंने अगस्त 1 उन्होंने एक तरह से वो सीमा बढ़ा दी है। और कल ही उन्होंने बोला भी है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ विन विन डील बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो मेरा ये मानना है कि तीनों कंट्रीज के ऊपर वो एक तरह से ट्रेड डील के अंदर जो नेगोशिएशन चल रहा है उसको लेके वो एक तरह से धमका रहे हैं। सर लेकिन आपको याद होगा यूक्रेन और रूस के वॉर 2022 में जब शुरू हुआ था तो भारत पे तब भी अमेरिका ने कहा था कि रूस के साथ कोई व्यापार ना करे, लेकिन भारत ने तो तब भी धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या ट्रंप की या नेटो की ये धमकियां या दादागिरी भारत पर चलेगी? देखिए, अगर आप देखा जाए तो भारत रूस से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसको रिफाइन करके वो यूरोपियन यूनियन ही भेजता है। और हम्म। यूरोपियन यूनियन खुद रूस से क्रूड ऑयल भी ले रहा है, मतलब कुछ कंट्रीज ले रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, हंगरी जैसा नेशन वो तो ले ही रहा है। सेकेंड, वहां पे कुछ नेशन ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो वहां पे गैस भी ले रहे हैं। और एक तरह से आप ये देखिए रशियन गैस के कारण वो इकोनॉमी आज सरवाइव कर पा रही है। जर्मनी जैसा जो नेशन है, देश है, वो अभी रिसेशन में जा चुका है, क्योंकि पहले जो रशियन गैस आती थी वो बंद हो चुकी है। अब सारे देश जो यूरोपियन यूनियन में हैं वो अमेरिकन गैस ले रहे हैं 3x द कॉस्ट। ये जो गैस है एलपीजी टैंकर के थ्रू अमेरिका से चल के यूरोपियन यूनियन में आती है और फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप सोचिए अमेरिकन ऑयल कंपनी जो एलएनजी कंपनीज है उनको फायदा हो रहा है। तो सर तकलीफ तो इसी बात की है ना कि भारत भी तो यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज को तेल देता है, गैस देता है। आप बता रहे हैं जैसे क्रूड ऑयल अगर हम रूस से ले रहे हैं रिफाइंड करके हम यूरोपियन यूनियन को दे रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो भारत से क्यों ले रहे हैं, भाई हमसे ले। अपना बस व्यापार तो बढ़ाना चाह रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सर यहाँ पर ये समझाइए कि अगर सच में डोनाल्ड ट्रंप बड़े सीरियसली यूक्रेन और रूस के बीच वॉर खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो यूक्रेन को हथियार क्यों दे रहे हैं? अभी एक दिन पहले उन्होंने कहा है कि $300 मिलियन के हथियार वो यूक्रेन को देंगे। इसको लेकर भी नेटो देशों के अंदर में घमासान मचा हुआ है। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि अभी उन्होंने जिस हिसाब से स्टेटमेंट दिया कि पुतिन दिन में बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, रात को यूक्रेन पे बॉम्ब डालते हैं। हम्म। इसके लिए मैं बहुत गुस्सा हूँ और मैं यूक्रेन को जो वेपन सिस्टम से वो दूंगा जिसके अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी रहेगी, जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को भी हिट कर सकती है। उन्होंने राइट। जेलेंस्की को पूछा भी था कि आप हिट करोगे क्या, तो जेलेंस्की ने बोला आप हमको मिसाइल दे दीजिए, हम हिट कर देंगे। 24 आवर्स के अंदर उन्होंने बोल दिया है खबरदार अगर मॉस्को पे या पीटर्सबर्ग पे हमला किया। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए रशिया ने कोई चेतावनी दी होगी उनको, जिसके कारण अमेरिका को बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। अब जेलेंस्की को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मॉस्को के पर बिल्कुल ही अटैक मत करना, क्योंकि आपको मालूम है रशिया ने थोड़े दिन पहले ऑर्सनिक मिसाइल टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक तरह से मैप भी निकाला था कि उनकी ऑर्सनिक कितने सेकंड में पेरिस में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क, लंदन में और कितने सेकंड में पहुंच सकती है वो सब बता दिया था। और ये मिसाइल है माक 9 स्पीड की है, माक 11 स्पीड की है, और इसको कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का रोक नहीं सकता है। और एक ही मिसाइल के अंदर 6 से 7 वॉरहेड होते हैं, और ये एक तरह से वो सारे देशों को तबाह कर सकते हैं। रशिया ने एक तरह से यूरोपियन यूनियन को चेता दिया है। इसके लिए अमेरिका ने बोल दिया है कि यूक्रेन को कि आप ये मिसाइल मॉस्को पे यूज नहीं करोगे। तो सर फिर दे क्यों रहा है? देना ही बंद कर देना, क्योंकि हंगरी तो साफ कह रहा है कि हम लोग एक पैसा नहीं खर्च करेंगे। तुम लगातार नेटो कंट्रीज को कहकर हथियार दिला रहे हो यूक्रेन को, पैसा कहां से आएगा? तो हंगरी अगर ये कह रहा है तो और देश भी होंगे नेटो में जो कह रहे होंगे कि अब यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करो, उसको हथियार देना बंद करो। लेकिन अपने हथियार बिकवाने के लिए नेटो कंट्रीज पर ट्रंप दबाव डाल रहा है ना कि यूक्रेन को मदद करो। पैसा तो अमेरिका को ही मिलेगा, उनकी जो वेपन इंडस्ट्री उसको मिलेगा। देखिए, सबसे मजे की बात तो यही है कि ये अमेरिकन हथियार है जो सप्लाई होंगे जर्मनी के द्वारा। मतलब यूरोपियन यूनियन ये हथियार खरीदेगा अमेरिका से, और वो यूक्रेन को दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। और इसी के कारण हंगरी के जो प्रेसिडेंट है विक्टर ऑर्बन, वो एक तरह से चिढ़े हुए हैं
और विक्टर ऑर्बन जो है वो नॉन रशियन सपोर्टर है, और ईयू में रह के वो रशियन ऑयल भी ले रहे हैं और रशियन क्रूड गैस भी ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि नेटो के अंदर ऑलरेडी एक तरह से, नेटो नहीं, ईयू के अंदर ऑलरेडी डिफेंस डिविजन भी चालू हो चुके हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो सैंक्शन जो उन्होंने रशिया पे लगाए हैं, ये उनकी इकोनॉमी पे, ईयू की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर ईयू आज ऊपर आ जाता है तो अमेरिकन इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, और और इसी ईयू की इकोनॉमी डाउन होने से जर्मनी की बहुत सारी कंपनीज अब अमेरिका रिलोकेट हो रही है। आप ये देखिए, सब यूरोपियन लीडर्स जो हैं उनका जो आका तो अमेरिका ही है, और अमेरिका चाहता है कि ईयू को ब्रेक करके वो अपनी हम्म। इकोनॉमी को सुधार सके। नहीं तो आपने ये भी देखा है कि अमेरिकन इकोनॉमी इस साल रिसेशन में गई है, 0.5% ग्रोथ हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, और सेकेंड क्वार्टर में भी बोला जा रहा है कि वहां पे ग्रोथ नहीं होने वाली है। अब वहां पे रिसेशन की संभावना है अमेरिका में, और अमेरिका तभी एक तरह से ग्रोथ कर सकता है जब वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर और भार डाल सके। जैसे आपको मालूम है, नेटो कंट्रीज जिसमें बहुत सारे ईयू के देश भी है, उनको भी बोल दिया आप अपने जीडीपी का जो डिफेंस खर्चा है जो आप 2% कर रहे हो, उसको आपको 5% करना पड़ेगा। ये एक अतिरिक्त लागत उनके ऊपर आ गई है। तो आगे जाके आप देखेंगे कि ईयू की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, और ईयू की इकोनॉमी सपोर्ट करी है अमेरिकन इकोनॉमी को। सर, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, जैसे नाटो कंट्रीज, अभी याद होगा आपको, हमने बात भी किया था कि नाटो कंट्रीज की जब एक बैठक हुई थी जिसमें ये डिफेंस बजट को 5% करने की बात हुई थी, तब भी काफी सारे देश जो थे वो अमेरिका के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, क्योंकि अमेरिका को तो फायदा ही हो रहा है ना अगर ये डिफेंस बजट बढ़ेगा। पर अगर आप एक तरफ धमका रहे हो ब्रिक्स कंट्रीज को, आप रूस को धमका रहे हो, 50 दिन का टाइम दे रहे हो कि नेगोशिएटिंग टेबल पर आओ, आपको लगता है रूस पर कोई असर होगा अमेरिका के इन धमकाने से? क्योंकि अंदर खाने तो ये भी कहा जाता है कि ट्रंप और पुतिन बड़े अच्छे दोस्त थे। देखिए, द एंटायर वेस्ट हैज इम्पोज्ड 25,000 सैंक्शंस ऑन रशिया, और रशिया की इकोनॉमी, रशिया इज द ओनली कंट्री इन ईयू जिसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ आ रहा है इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस। सेकेंड, आप ये देख लीजिए कि रशियन जो नेचुरल गैस बन जाती थी, उसके कारण यूरोपियन इकोनॉमी में ग्रोथ होती थी, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस लो होते थे। अब एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए, और एनर्जी के प्राइसेस बढ़ने से वहां पे प्रोडक्शन जो है कॉस्ट बढ़ गए, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से वहां पे इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, वहां पे उनकी ऑटो सेक्टर पे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ईयू को तो ऑलरेडी एक तरह से डबल मार पड़ रही है, क्योंकि उनका डिफेंस बजट बढ़ गया है। नेचुरल गैस की जो कॉस्ट, जो चीप नेचुरल कॉस्ट उनको रशिया से मिलते थे, वो एक तरह से बंद हो चुके हैं। अब उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है एलएनजी फ्रॉम अमेरिका, जो 3x का कॉस्ट है। तो अल्टीमेटली वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अब रशिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रशिया ने बोल भी दिया है आपने इतने सैंक्शंस लगाए, हम ये भी झेल लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये भी देख रहा है, आपने अभी भी देखा है कि जैसे ब्रिक्स समिट के अंदर कल आपने बोल भी दिया कि हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप जितना सैंक्शन लगा सकते हो, जितनी आप कलाकारी कर सकते हो आप कर लीजिए, सेकेंडरी सैंक्शन से भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि भारत अपना एंगेजमेंट अब कर रहा है नॉन नेटो, और जो कंट्रीज है नॉन नेटो कंट्रीज के साथ, वो अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जब G7 समिट में गए थे, तब उनको ट्रंप ने इनविटेशन भी दिया था कि आप व्हाइट हाउस आ जाइए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीटली उसको डिक्लाइन किया, और वो क्रोएशिया चले गए। और अभी भी 5 नेशंस की जो आपने देखा होगा, जो उन्होंने अभी दौरा करके आए हैं, सारा उन्होंने दारोमदार ग्लोबल साउथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो एक तरह से ट्रेड वहां पे बढ़ा सके। वो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं नमीबिया से, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं घाना से, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से। तो अमेरिका जिस ट्रेड के ऊपर वो भारत को धमका रहा है, भारत उसके लिए ऑलरेडी कंटीजेंसी मेजर्स लेना चालू कर चुका है, और अमेरिकन सैंक्शंस को विदर करने के लिए वो बाकी सब छोटे छोटे देशों से एक तरह से एंगेजमेंट बढ़ा रहा है,
और इस बढ़ाने के चक्कर में भारत का ट्रेड इन लोगों के साथ तो बढ़ेगा। और सेकंड, अमेरिका भारत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है टू अमेरिका जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। आप हम्म। माने नहीं माने, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है दैट एक्चुअली पावर्स द अमेरिकन ग्रोथ। जितने भी आपको ये सीईओ देख लीजिए, जो वो सब भारतीय ही है। सब भले ही सुंदर पिचाई हो या आप सत्या नडेला देख लीजिए, एवरीवन इज इन इंडिया। तो हमें एक तरह से ट्रेड नेगोशिएशंस में हमें अमेरिका को भी एक तरह से लेवरेज लेना चाहिए। अगर आपने आपके ऊपर सैंक्शन डाला तो हम आपके यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो जा रहा है हम उनको जाने नहीं देंगे। हम आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट्स को हम आपकी एम्प्लॉयमेंट लेने नहीं देंगे। अगर ये कर दे भारत तो अमेरिका अब इमीडिएटली मान जाएगा। पर सर, आपको क्या वजह लगती है कि ब्रिक्स देशों की यूनिटी से, या बहुत से देश ब्रिक्स में आना चाहते हैं, इससे डोनाल्ड ट्रंप को क्यों डर लग रहा है? कहीं उनको लग रहा है कि डॉलर जो है वो डगमगा जाएगा अगर कल को ब्रिक्स कंट्री अपनी कोई करेंसी लेकर आ गई, जिसकी बातें चलती भी रहती हैं? देखिए, बस इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, रशिया भारत से 1 मिलियन 10 लाख लोगों को बुलाना चाहता है। वो 10 लाख लोगों को बुलाना चाहता है उनके इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में काम करने के लिए। अब 10 लाख लोगों को रूबल्स में पैसा दिया जाएगा। अब रूबल्स में वो रख के करेंगे क्या, क्योंकि उनको भारत में भेजने हैं पैसे। अब ऐसा है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इंडिया और रशिया के बीच में जो हमारा पेमेंट सिस्टम है और उनका पेमेंट सिस्टम आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले उसको कनेक्टिविटी करने की जरूरत है। अगर ये दोनों कनेक्टिविटी हो जाता है तो ये प्लान जो 10 लाख लोगों को रशिया बुलाना चाहता है वो जाना चालू कर देंगे। अब ऐसा है कि अगर सारे ब्रिक्स के कंट्रीज अपना पेमेंट सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं तो आप सोचिए, जो स्विफ्ट में जो ट्रांजैक्शन लगता है, मतलब आप अगर स्विफ्ट के थ्रू अगर पेमेंट भेजते हैं तो कम से कम 1 दिन लगता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। और भारत का यूपीआई, जिसको आईएमएफ ने वन ऑफ द फास्टेस्ट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बोला है वर्ल्ड का, 18 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं पर मंथ। वहां पे सेकेंड्स में, 10 सेकेंड के अंदर तो आपके अकाउंट में आ जाता है। और कम से कम 8 से 9 देश अभी यूज भी कर रहे हैं। अभी नमीबिया भी भारत के साथ यूपीआई ने साइन किया है। आप ये देखिए कि अगर सारे पेमेंट सिस्टम्स ऑफ ऑफ चाइना, जो सीआईपीएस है, क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, रशिया का एसपीएफएस है, भारत का यूपीआई है, ब्राजील का पेमेंट सिस्टम है और साउथ अफ्रीका, ईरान, सबका अगर मिल जाए, इन 11 देशों के बीच में पेमेंट जो होगा बहुत जल्दी होगा। डॉलर की जरूरत ही नहीं होगी। और एक चीज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले जो तेल है रशिया और ईरान ब्रिक्स के अंदर ही है। सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले जो देश है वो भारत और चाइना, दोनों ब्रिक्स के ब्रिक्स में। अंदर ही। तो कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया आपको जो करना है करिए, और डॉलर की बादशाह खत्म होती है। तो इसके कारण अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो हिजीमनी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, दादागिरी जो बोलते हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। अमेरिका का जो देखिए, अमेरिका का जो बेसिस है वर्ल्ड ओवर, कम से कम 800 मिलिट्री बेसिस है। सिर्फ गल्फ में उनके 80 बेसिस है। आप सोचिए, मिडिल ईस्ट में 80 मिलिट्री बेसिस गल्फ में। ये सब इसके लिए हो रहा है कि हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं डॉलर के अंदर, और जिस दिन हम ट्रांजैक्शन डॉलर के अंदर करना बंद कर देंगे, अमेरिका ये सब खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो ये सारा खेल उसके लिए है। इसके लिए आपने देखा है कि रशिया को उन्होंने 50 दिन का डेडलाइन दिया है। 50 हाँ। दिन में क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। और अल्टीमेटली ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो एक तरह से कसम खा के रखी है कि इस बार वो पेमेंट सिस्टम को इंटर ऑपरेटेबल करा के रहेंगे। और नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है कमिंग ईयर, इट इज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि भारत के ऊपर भी दबाव आएगा कि वो ब्रिक्स सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को ऑपरेशनलाइज ना करे। अब भारत के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ने वाला है कि या तो आप ब्रिक्स के साथ रहिए या नेटो के साथ रहिए। तो अब ये देखने वाली बात है कि मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है इन द नेक्स्ट 1 ईयर, जिसके अंदर ही विल हैव टू टेक द थ्रेट्स फ्रॉम नेटो एंड ऑल्सो ही विल हैव टू अकोमोडेट हिमसेल्फ इन ब्रिक्स ऑल्सो। ब्रिक्स को वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है।
तो इस टाइम पे इसके लिए आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। घाना के साथ भी उन्होंने वो साइन किया है। फिर उन्होंने नामीबिया के साथ भी उन्होंने यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो सब जगह भारत का जो डंका है बसता जा रहा है, और भारत का यूपीआई एक तरह से बोला जा रहा है, बोलना नहीं चाहिए, इट इज राइवलिंग स्विफ्ट। मतलब स्विफ्ट को भी वो टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। और भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक तरह से आईएमएफ ने भी उसकी तारीफ कर दी है। तो अमेरिका एक तरह से सोचने में पड़ गया है कि करे क्या भारत के साथ। इसके लिए ये सारे जो चोचले हैं माइक ग्रुप ने, ये असली कारण यही है, मेरा मानना है। बिल्कुल सर, क्योंकि ट्रंप कहीं न कहीं भारत के तेवरों से डरा हुआ है। ट्रंप के मन में ये भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी खिसियाहट होगी कि मैंने बुलाया था, पीएम मोदी नहीं आए। मैं सैंक्शंस की बात कर रहा हूँ, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। चाइना के साथ भी इस वक़्त भारत बातचीत कर रहा है। रूस के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। हथियार रूस से खरीद रहा है भारत, और नाटो कंट्रीज़ के बहुत सारे, नाटो के बहुत सारे देश हैं जो भारत से हथियार खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। और कहाँ अमेरिका चाहता है कि उसके हथियार खरीदे जाएँ। तो सर ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को डरा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनको सर चैलेंज ये है इस वक्त कि यूक्रेन और रूस का वॉर अगर रुके तो कम से कम मुझे फिर से एक कोई ना कोई रिकमेंड कर देगा कि मैं नोबेल पीस प्राइज मुझे मिल जाए। लगता है इस बात में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उलझ गए हैं। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। हालांकि उनको ये समझ में आ गया होगा कि भारत पर तो उनकी दादागिरी नहीं चलने वाली। सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम।